नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर से गायब 3 लड़कियों की मथुरा में मिली लाश, परिजनों में मच गया कोहराम। पुलिस टीम के साथ परिवार वाले हुए मथुरा रवाना। चुनावी सभा में जिस योजना की ढोल पीट रहे हैं मुख्यमंत्री, उससे परेशान हो रहे हैं बिहार के उद्यमी। शेड देकर अब लिया जा रहा है वापस। और मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र की मतगणना की जोर शोर से चल रही है तैयारी। अय्यापुर के बाजार समिति में होगी काउंटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गए हैं ईवीएम और वीवीपैट। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर की 3 लड़कियों के अचानक गायब होने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। इसमें से एक लड़की की लिखी हुई चिट्ठी पुलिस को मिली थी। उसमें लिखा था कि वे अपनी 2 सहेली के साथ हिमालय जा रही है। परिवार वाले खोजने की कोशिश ना करें। चिट्ठी पढ़ने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। चिट्ठी में लिखा है कि वे तीनों एक बाबा के पास जा रहे हैं। घटना 13 मई की है। तीनों लड़कियों के परिवार वाले नगर थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और अब 27 मई को तीनों लड़कियों के मथुरा में बॉडी मिलने की बात कही जा रही है। पुलिस और परिजन मथुरा के लिए कुछ कर गए हैं। मुजफ्फरपुर के जोगिया मठ मोहल्ले की माया और गौरी के साथ गोलाबांध रोड की माही 13 तारीख को अचानक गायब हो गई। माया की लिखी चिट्ठी सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू की। लड़की का अंतिम फोन लोकेशन कानपुर बता रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी तीनों लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सोमवार को अचानक खबर आई कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में रेलवे ट्रैक पर 3 लड़कियों का शव बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के मीडिया हाउस ने लिखा है कि मथुरा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ शुक्रवार को 2 किशोरी और 1 महिला ट्रेन से कट गई है। घटना मथुरा आगरा रेलवे ट्रैक पर बाजना पुल के पास की है। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। तीनों के हाथ पर मेहंदी लगी मिली है। एक लड़की के हाथ पर मेहंदी से एसपीजी लिखा है। मथुरा पुलिस को एक लड़की के कपड़े से ग्लोब टेलर मुजफ्फरपुर लिखा स्टिकर मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि तीनों लड़की मुजफ्फरपुर की गौरी, माया और माही है। तीनों की लाश मिलने की सूचना पर मुजफ्फरपुर पुलिस के भी होश उड़ गए। आनन फानन में नगर थाने की पुलिस ने एक टीम बनाकर मथुरा के लिए रवाना हो गई है। टीम के साथ परिवार के भी लोग हैं। तो जानकारी उसी दिन मिला कि बच्चा सब गया मलदिल। हम जा रहे हैं मलदिल और 2 बजे तक हम आ जाएंगे। अच्छा। 2 बजे तक कहीं आ जाएंगे। 2 बजे तक नहीं आया तो लोग खोज पुछारी करना शुरू कर दिया। और रात भर लोग इधर उधर सब खोजना शुरू किया। नहीं मिला तो हम भाई नहीं मिला तो प्रशासक से सहारा लो। अब नहीं मिला तो प्रशासक से सहारा। ये लोग गया थाना पर, थाना को वहाँ गया तो वो लोग वहाँ नहीं लिया कागज का। ये कागज ठीक नहीं है जो सही से कागज लिखवा के ला। हम भाई दौड़ते रहो। अब तो इसके प्रशासनिक उपाय होगा, अब तो कोई कुछ होने वाला है नहीं। देखिए ये अगर उसी दिन कागज दर्ज हो जाता तो कुछ उम्मीद था, मगर वहाँ तक तो हुआ नहीं। वैसे ही रह गया। ये लोग दौड़ बड़ा करते रह गया। उस सबके मजदूर के चक्कर में था। हम कह रहे भाई तो कुछ दूर निकल रहा था, कुछ लोग यहाँ रहो, अपना मुजफ्फरपुर का है तो थाना पर जाओ। थाना एक्शन नहीं लिया। सबसे बढ़िया आज 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया था। कल क्या जानकारी मिला? कल जानकारी मिला कि आइए अपना 2 गो लाश मिला है, 2 गो फोटो मिला है मथुरा स्टेशन पर, आके पहचानिए। एक लड़की तो पहचान में आ रहा है। एक लड़की का बुरी तरीका से माथा ठुरे हुआ है। माथा जो ठुरे हुआ है
वो पहचान में नहीं रहा है। एगो पूरा पहचान में आ रहा है, छोटी जो बच्चा 12-13 साल का है वो पहचान में आ रहा है। एगो जो गौरी नाम का लड़की है उसको बर्बाद तरीका से मारे हुए, हाथ काटे हुआ है। माया को देखे आज आँख सब निकाले हुआ है। आप लोग को कंफर्म है कि वही है कि वही है वही है, माए है, कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। अच्छा, क्या कह के निकली थी बच्ची यहाँ से? बच्ची यहाँ से निकल के जा रहे गरीब थान पूजा करने, लोटिया उटिया लेके गए, 2 भाई बहनी के लेके गया था यहाँ से, और भाई बहनी कहा तुम जाओ घर, हम पीछे से आ रहे हैं। इसके बाद ये लोग को देखा कि 2 बजे तक नहीं आया है, तो ये लोग खोज पिछाड़ी शुरू किया कि भाई मंदिर गया, अभी तक आया कैसे नहीं। चिट्ठी भी मिला था शायद। एक चिट्ठी मिला हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग जा रहे धार्मिक में से हम लोग 3 महीना के बाद आएंगे। अच्छा, 13 तारीख को गायब हुए। हम लोग 14 तारीख को पहुँचे थाना पड़ी। FIR कहा कि FIR आप लोग दर्ज करवाइए। हम लोग वकील से लिखवा कर सब मैटर उटर सारा चीज़ दिए, लेकिन फिर गए थाना पे, वहाँ पे हम लोग को भगला दिया गया कि ये नहीं है, वो लिखवा के लाइए, वो लिखवा के लाइए। फिर जाते जाते आज देख लीजिए हमारे पास कितना FIR का थी कॉपी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई। तो फिर शायद कोई है कि SP के पास शायद गया, मैडम के पास कि क्या नहीं कहेंगे। फिर थाना से हमको फ़ोन आया 22 तारीख का शायद है, शायद 22 तारीख को लिया, 22 की 23 तारीख को हम लोग से FIR दर्ज करवाया, बुलाकर फ़ोन करके। चाहे दबाव में हो, दबाव हुआ पड़ा होगा ऊपर से, तो जी हम लोग को जी। तो फिर FIR में क्या दर्ज करा थे? कितने बच्चे गायब थे यहाँ से? 3 बच्ची, दो बच्ची यहाँ से 2 बच्ची गायब थी। एगो बालू जो माही जो है सो फ़ोन करके बुलाई थी माही, उसके वहाँ गए। हम लोग को यहाँ कह के गई थी, दोनों हमारी बच्ची गई थी मंदिर के लिए, निकली हमारी भतीजी और वो लड़की बगल में माही है माया है माया कि माही फ़ोन करके बुलाई। अब ये सब गए कि हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर से स्कूल जाएंगे, और स्कूल से भतीजी भी हमारी गई थी, छोटी वाली भतीजी। अच्छा, तो अभी तक नहीं मिली ना? नहीं मिली। और कल हम लोग को बुलाया गया कि थाना पे आइए, आप लोग जल्दी शिविर आइए। तो हम लोग थाना पे गए। अच्छा, तो हम एक ही फोटो देखे तो हम वहीं पर चक्कर आके गिर गए। कल क्या बोला था थाना पे बुला के? क्या बोला? कहा कि जल्दी आप थाना पे आइए। अच्छा। आप लोग जल्दी थाना पे आइए, बस इतना ही फ़ोन पे बात हुआ भैया को। उसके बाद हम लोग गए थाना पे, तो हमारा छोटा भाई है पहले से बैठा हुआ था, वो देख रहा था। तो हम देखे, हमको एक ही बार देखे कि बच्ची है पूरा व्यस्त में। हम एक ही झलक देखे, हम चक्कर आके गिर गया, तो हमको लाद उद कर सब घर पे ले आया। उसके बाद अच्छा, पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया था FIR के बाद क्या? पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया था क्या? आज पुलिस चाहता तो हमारी बच्ची घर पे रहती। पुलिस की लापरवाही से आज हमें बच्ची आज तक नहीं मिली है। कल आके बुलाया कि आगे देखिए, आप लोग अपना बच्ची को पहचान कीजिए। एक 3 बच्चियां मिसिंग हुई थी और उसमें परिजनों ने शिकायत की थी, तो हमें मथुरा पुलिस के माध्यम से पता चला था कि वहाँ 3 डेड बॉडी मिली हैं। कल हमें पता चला, तो उसी की शिनाख्त के लिए इंटरोगेशन चल रही है अभी। तो परिजन हमने भेजे हैं मथुरा, उनकी शिनाख्त के लिए चल रहा है अभी। चूँकि केस अनुसंधान के अंतर्गत है, तो अभी बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, तो हम लोग लगे हुए हैं सारा चीज़। उसी दिन से SIT बनाई हुई थी SSP सर द्वारा, SP सिटी सर की सुपरविज़न में और हमारे नेतृत्व में SIT चल रही है, और उसी दिन से खंगाला जा रहा है सारा CCTV है। अभी हमें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी मथुरा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, तो उसमें हम शनाख्त के लिए भेजे हैं इनको। गई जब पहुँचने वाले होंगे लोग, तो ये पूछताछ चल रही है। का आरोप है कि सर FIR में विलम्ब हुआ है सर। ना ऐसा नहीं है। पुलिस जैसे ही उनको मिला है तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। जो हमारी SOP है PHQ की, पुलिस हेडक्वार्टर की, कि क्या क्या करना चाहिए आप उसमें, कि आपको CCTV फुटेज देखना है, CDR एनालिसिस करना है, पैम्पलेट्स छपवाने हैं, छापेमारी भी करनी है, मिसिंग फॉर्म होता है वो देखना है, वो सारा प्रोसीजर है। ये गलत है। परिजनों से यहाँ पे बातचीत है? परिजनों से कुछ नई चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे मथुरा पुलिस ने जो हमें बताया है, तो एक बार इन नई चीज़ों की पुष्टि के लिए पूछताछ के लिए पुलिस ने आई हुई है, वो चल रहा है। टीम को रवाना कर दिया गया? टीम हाँ सुबह ही रवाना हो चुकी है। हित
हिट वेव को लेकर मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल सहित सभी पीएचसी, एपीएचसी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने हिट वेव के मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने को कहा। हिट वेव से बचाने के लिए अस्पतालों में भर्ती मरीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। सीएस ने बेड को ठंडे हवादार जगहों में रखने, उपलब्ध कूलर या एयर कंडीशनर का उपयोग सुनिश्चित कराने, ठंडा पानी और ओआरएस देने, हिट वेव के मरीजों को रेफर करने की स्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में समुचित मात्रा में ओआरएस, आईवी फ्लूइड, जीवन रक्षक दवा की व्यवस्था है। चलंत चिकित्सा दल और अस्थायी चिकित्सा दल का गठन करने, लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। चिकित्सकों को कहा गया कि हिट वेव के मरीज अस्पताल आते हैं तो उनका इलाज पहले करें, उनकी सूची भी तैयार करें। ओपीडी में आने वाले मरीजों को ओआरएस के पैकेट भी देने को कहा गया है। मुजफ्फरपुर में जैसा कि हीट वेव जो है पूरे बिहार में प्रभावित कर रहा है, यह जिला भी इसी में शामिल है और यहाँ पर हम लोग अपने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को संबंध में अलर्ट कर दिए हैं और सबको सूचित भी किया गया है कि इस जो भी अपने प्रचार जागरूकता अभियान चलाते रहें। बच्चे को धूप में निकलने के लिए नहीं दें, पर्याप्त मात्रा में पानी और फलदार जो है रसदार सब फल का प्रयोग करें और वारिस पाउडर आवश्यकता अनुसार वारिस पाउडर लें। अगर फीवर की स्थिति आए तो तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं और पानी का पर्याप्त मात्रा सर को या पूरे शरीर को बढ़िया से कवर करके रखें और ज़्यादा हो तो स्पंजिंग भी कर सकते हैं। जो गर्म ज़्यादा हो तो स्पंजिंग भी कर सकते हैं। हाँ, हर हॉस्पिटल में बेड हम कर दिए हैं, सदर अस्पताल में भी बेड किए हुए हैं और इसके लिए जो है सारे इंतजाम है और चिकित्सकों को अलर्ट रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया जा चुका है। उसकी निगरानी भी की जा रही है लगातार। हाँ, उसको भी ठीक करा दिया गया है। पेयजल की जहाँ है हॉस्पिटल में कर रहे हैं अपने अपने चापन वाले सप्लाई के पानी की व्यवस्था देख लें और उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। गर्मी के साथ एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एईएस यानी चमकी बुखार का भी प्रकोप बढ़ने लगा है। अब नए इलाकों में भी इसके मामले मिल रहे हैं। इसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल है। मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा और सकरा प्रखंड से भी एईएस पीड़ित बच्चे अस्पताल पहुंचने लगे हैं। शनिवार की रात चमकी बुखार से पीड़ित होकर औराई से 3 बच्चे एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती हुए हैं। इनके ब्लड सैंपल को जांच करने के लिए लैब भेजा गया है। इस साल के गर्मी में अब तक जिले के एक भी बच्चे की मौत एईएस से नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में 5 जिलों के एईएस पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इससे मुजफ्फरपुर 9, सीतामढ़ी के 3, शिवहर के 2 और वैशाली का 1 बच्चा शामिल है। इसमें मुजफ्फरपुर जिले में अब तक 9 बच्चे का इलाज हुआ है और बच्चे सब स्वस्थ होकर घर चले गए हैं, ऐसी जानकारी है। और दूसरे जिले के 6 बच्चे हैं। अभी जो बच्चा एक अंशु कुमार एक बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कपड़ा ब्लॉक का है। तो स्कूल से हाइपोग्लाइसेमिया की पुष्टि हुई है इसकी और वो भी आज डिस्चार्ज हो गया है। इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। आज डिस्चार्ज हो गया है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। इस बार का देखने को मिला है कि 15 बच्चे 9 बच्चे जो मुजफ्फरपुर जिले के हैं, जिसमें से कुछ बच्चे नए प्रखंडों से जहाँ पर पहले मिला था तो उसके लेकर इसीलिए पूरे क्षेत्र में हम लोग प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो है उन लोगों को अभी तक इसका स्पष्ट कारण पता नहीं है, लेकिन जो है कि बहुत हद तक हम लोग बीमारी को काबू करने में हम लोग सफल हुए हैं, इलाज में सफल हुए हैं और इसीलिए लगातार प्रयास जारी है। नए एरिया आते हैं तो वहाँ भी प्रचार प्रसार हम लोग कराए हुए हैं और सभी संध्या चौपाल भी हो रहा है और आशा, जीविका, आंगनबाड़ी सभी का सहयोग मिल रहा है। प्रशासन का भी सहयोग है। जिला पदाधिकारी महोदय, डीसी महोदय लगातार जो इसकी निगरानी रखते हुए हैं और हम लोग उनके निर्देशन में अग्रसर
कार्रवाई कर रहे हैं। गर्मी को लेकर के और एईएस को लेकर के, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ये रहा है कि चमकी बुखार एईएस जो भी आप कह लें उसको लेकर के समस्या है, पिछले सालों में भी देखी गई है। इस बार हम लोगों ने फरवरी से ही तैयारी शुरू कर दी थी। गाँव में भ्रमण, एईएस को लेकर जो भी जागरूकता करनी है, अस्पतालों को अलर्ट रखना है, वो सारा हम लोग करा रहे हैं। और जहाँ छोटी छोटी शिकायत आ रही है उसका भी हम लोग त्वरित निराकरण कर रहे हैं। अभी औराई जो हम लोगों का सीएससी है, वहाँ एक दुर्घटना हुई, वहाँ सही से मरीज़ का इलाज नहीं हुआ, तो उसमें हम लोगों ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी पूछा है। रात्रि में हाजिरी भी ले जा रही है, जो दर्पण ऐप है, जो डॉक्टर्स उपस्थित हैं या नहीं है। तो बिल्कुल सिविल सर्जन साहब और उनकी पूरी टीम मुस्तैद है। हम लोग एक एक चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं, गर्मी को भी लेकर के, ताकि लू जैसी अगर स्थिति होती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें किसी तरह से आम लोगों को दिक्कत नहीं हो। और एईएस को लेकर के भी जो सारी स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी जो भी तैयारियां हैं वो बिल्कुल आगे कुछ महीनों तक एकदम उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसको लेकर के बिल्कुल हम लोग अलर्ट हैं। मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए मुजफ्फरपुर के अहियापुर बाजार समिति में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद ईवीएम से वोट की गिनती शुरू होगी। जिला निर्वाची पदाधिकारी सूरत कुमार सेन के अनुसार प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक एवं एक माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। साथ ही पोस्टल बैलेट पेपर की गणना के लिए प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी, एक मतगणना पर्यवेक्षक, 2 मतगणना सहायक एवं एक माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। दोनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम से मतगणना के लिए कुल 14 टेबल और पोस्टल बैलेट पेपर की गणना के लिए कुल 10 टेबल लगाए गए हैं। तैयारी जो ईसीआई की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारे ईसीआई की गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग की सारी तैयारियां चल रही हैं और अंतिम चरण में है। जो काउंटिंग के लिए हॉल वगैरह में टेबल्स लगाने होते हैं, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि आजकल सारी जो है एंट्री ऑनलाइन होती है और 2-2 पोर्टल पर हम लोगों को करना होता है, एक पोर्टल पर भी एंट्री होती है, तो उसके लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा लीज लाइन ले रहे हैं वहाँ पर। और ट्रेनिंग भी जो हमारे काउंटिंग में पर्सनल लगेंगे उनकी भी 2 बार ट्रेनिंग होनी है। उसके लिए भी नाम चिन्हित करके उनको फिर जो है नियुक्ति पत्र देना और ट्रेनिंग के लिए बुलाना, ये सब सारा हम लोग प्लान कर रहे हैं। और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है काउंटिंग के दिन और काउंटिंग के बाद भी, उसको लेकर के भी संयुक्त आदेश की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। और जितने भी हमारे काउंटिंग के एजेंट रहेंगे, विभिन्न राजनीतिक दलों के, विभिन्न कैंडिडेट्स के, उनको पास वगैरह भी हम लोग निर्गत करेंगे और डिटेल एडवाइजरी भी अभी कुछ दिनों में हम लोग जारी करेंगे। अभी हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रूम सील होने के बाद 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगा करके मॉनिटरिंग हो रही है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पैरामिलिट्री के जवान, बीएसएफ के जवान सब लोग लगे हुए हैं। वहाँ जो हम लोगों का कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहाँ सीसीटीवी कैमरे का फीड है, वहाँ हम लोगों ने अवगत करा दिया है लिखित रूप से कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो अपने भी प्रतिनिधि वहाँ रख सकते हैं। हम लोगों ने मौखिक रूप से भी बता दिया है, लिखित रूप से भी बता दिया है, तो उनके भी प्रतिनिधि वहाँ हैं। अगर वो बाद में भी आते हैं तो उनका स्वागत है। और वो लोग भी 24 घंटे उसकी निगरानी रख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूम की। तो सारी जो गाइडलाइंस हैं ईसीआई की हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरह से चुनाव बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, मतदान का प्रतिशत भी इस बार अच्छा रहा है। 2019 का भी जो रिकॉर्ड था वो टूटा है, जबकि 19 में खुद अपने आप में पिछले सालों की तुलना में, पिछले चुनावों की तुलना में काफ़ी मतदान प्रतिशत बढ़ा था। लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा जो है मतदान प्रतिशत रहा है। 62% से ज़्यादा लोकसभा जो क्षेत्र है वैशाली, उसमें मतदान प्रतिशत जो है वो वैशाली पूरे पीसी के जो 6 सेगमेंट्स हैं सबका मिला करके रहा है। तो मतदाताओं का उत्साह बरकरार रखा है। जिस तरह से रहा है उसी तरह से काउंटिंग में भी हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जो भी परिणाम आए, लेकिन लोगों को जो है विधि व्यवस्था मतलब हम लोगों के बेहतर तरीके से संधारण करने में मदद करनी है। किसी तरह का विजय जुलूस वगैरह ये सब नहीं निकलेगा। जो भी परमिशन रहेगा वही एक्टिविटीज़ अलाउ होंगी। जो गाड़ियाँ जिनको परमिशन रहेंगी उन्हीं को काउंटिंग जो सेंटर है उसके पास आने दिया जाएगा। ये सारा, और जिनको अनुमति रहेगी वही लोग जो है
काउंटिंग एजेंट के रूप में काउंटिंग परिसर में जो मतगणना हॉल है वहाँ इंटर कर सकते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है हम लोग मतगणना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन योजनाओं को लेकर अभी चुनाव प्रचार में लगे हैं उन योजनाओं का ढोल फटता नजर आ रहा है। दरअसल उन्होंने उद्यमी योजना की शुरुआत की थी। यह योजना बिहार में उद्योगों की स्थापना को ध्यान में रखकर बनाई गई थी ताकि छोटे उद्योगपति अपना उद्योग लगा सके। लेकिन मुजफ्फरपुर में बियाडा के रेडीमेड क्लस्टर में शेड खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके खिलाफ उद्यमियों ने सोमवार को बियाडा के अधिकारियों से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपना चाहा। बियाडा के अधिकारियों ने उद्योगपतियों से मिलना जरूरी नहीं समझा और बियाडा के मेन गेट पर ताला लगवा दिया। इसके बाद उद्योगपतियों ने बियाडा के गेट पर ही धरना देना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि योजना के तहत शेड आवंटन के बाद वहां पर अपने खर्च से वायरिंग कराई, 15 से 20 मशीनें भी खरीद ली। अब उत्पादन की बारी आई तो बेदखल किया जा रहा है। शेड खाली मिलना है, लोग सर से मिलना है। फिर आए तो क्या हुआ यार? वह आए तो ताला लगा दिए बाहर से अंदर से। अच्छा, और सब कोई अंदर है। जितना अधोगा नहीं, किसी उद्यमी से नहीं मिला। कोई बातचीत अभी तक नहीं, अभी बातचीत कुछ नहीं हुआ है। वो अंदर से बात कर रहा है, हम लोग बाहर से खड़े हैं, वो अंदर से बात कर रहे हैं गेट के अंदर से। लगभग कितना देर तक यहाँ पे खड़े हैं? हम लोग हो गया 4 घंटा, 4 घंटा हो गया। क्या मांगे आप लोग की? हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग का बियाडा में ही काम करेंगे, वहीं पे हम लोग खाली नहीं करवाया जाए। क्या बोल के लाया गया था? हम लोग बोल के लाया गया था, हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपना घर पे लगाए। तो हम लोग के जबरदस्ती फोन करके जबरदस्ती कि नहीं, हम तुम लोग को बियाडे में करना है, मुजफ्फरपुर में ही करना है। हम लोग मतलब पहले सोच रहे थे कि अपना घर पे लगाते, तो ये लोग जबरदस्ती फोन करके बोले कि नहीं नहीं, घर पे नहीं होगा। घर पे जब होगा तो आप लोग का लोन कैंसिल कर दिया जाएगा, घर पे नहीं लगाएगा। हम लोग को ट्रेनिंग में कितना बार ये बात बोला गया है कि आप लोग घर पे नहीं लगाना है, आप लोग का मुजफ्फरपुर में ही लगाना है। किस योजना के तहत आई थी? कैटेगरी सी का मुख्यमंत्री। किस चीज का लगाया था? टेक्सटाइल। तो क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ था पूरे साथ? परेशानी ये हुए 23 तारीख को ये लोग अपना मतलब हम लोग इनसे मिलने आ रहे हैं तो ये लोग गेट में ताला लगा दे रहे हैं। हमसे जो मिलने जा रहे हैं वहाँ से खाली करवाना है, प्रशासन के साथ जा रहे हैं। क्या खाली करने के लिए कर रहा है? वो मशीन उठा के फेंक रहा है। इतना महंगा मशीन है, बताइए सर, उठा के फेंकेगा तो क्या बर्बाद ना होगा? आगे क्या सोचिए? आगे सोच यही है कि हम लोग का बस मतलब काम करना है, वहीं पे काम करना है, हम लोग को खाली ना करवाया जाए। आज मेरे उद्यमी बंधु हमारे पास पहुंचे हुए थे। इन लोगों का जो नाजायज़ तरीके से इनका मशीन निकाला जा रहा है, जबकि इन लोगों का कोई इसमें दोष नहीं है। इन लोगों को 2 महीना पहले ही बिजली की कनेक्शन दी गई है और 6 महीना का टाइम बल्कि बियाडा अपना पूरा भाड़ा ले चुका है। उसके बाद भी उद्यमियों के साथ नाजायज़ कर रही है। हम लोग इसी विषय पर इनसे रवि रंजन जी से बात करने के लिए आए थे कि डीजीएम से बात करके यह जाने कि जो उनका पक्ष क्या है। उद्यमी अपने पक्ष को रखे हुए थे हम लोग से आज से 2 दिन पहले। हम लोगों ने उसी संदर्भ में इनसे मिलने के लिए आए। जब इनसे मिलने के लिए समय मांगा गया तो एक गेट में पहले ताला बंद करवा दिया और बोले कि हम यहाँ नहीं हैं। उसके बाद प्रशासन को इन लोगों ने बुला लिया। हम लोग प्रशासन से भी कहे कि हम लोग को मिलने दिया जाए। संगठन के लोग आए हुए हैं, संगठन के 3-4 बड़े अधिकारी भी आए थे, वो लोग भी चाह रहे थे कि जो मिले, उन लोगों को भी मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद 1.5-2 घंटा तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। उस बैठने के बाद वो रवि रंजन जी भीतर से निकले। रवि रंजन जी यहीं उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी उद्यमी से मिलना है वो उचित नहीं समझे। आप लोग घेराव किए हैं? नहीं, घेराव हम लोग इसलिए किया क्योंकि गेट वो लोग खुद बंद किए हुए था। तो हम लोग कहे कि यहीं हम लोग बैठते हैं, उनका इंतजार करते हैं। क्या मांगे मुख्यतः आप लोग? मुख्यतः हम लोग की माने है कि जो हमारे उद्यमी जिस स्थिति में वहाँ क्लस्टर में रोजगार चला रहे थे, उसी हिसाब से इनको चला न दिया जाए। क्योंकि इन लोगों का अभी तक न तो कार्यशील पूंजी रिलीज हुई है, ये लोग अपने बदौलत कार्य कर रहे हैं, और लॉनी भी हो गए हुए हैं। क्योंकि कुछ पैसा इन लोगों को दे दिया गया था, पहले तो ये बेकार थे, आज कर्जदार भी है। आज अगर बियाडा इनकी मशीनें निकाल के फेंक देती है तो यह पूर्णतः घर से बर्बाद हो जाएंगे। और जो नवयुवक यहाँ के फैक्ट्री लगाने आए थे, आज वो बेकार के बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार हैं। और मुख्यमंत्री होगी इसको लेकर आगे? अगर यदि आज तो हम लोग नहीं मिल पाए हैं, अभी हम लोग फिर 6 बजे बैठेंगे। बैठक है हम लोग की लघु उद्योग भारती की, लघु उद्योग भारती। उसके बाद कल से आगे की रणनीति बनाएगी, उस हिसाब से आप लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। महिंद्रा पावरोल अधिकृत GOEM शारदा डीजल प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को मुजफ्फरपुर में अपना CPCB 4+ डीजल जेनसेट लॉन्च किया। इसके इंजनों को चेन्नई के महिंद्रा रिसर्च वैली में डिजाइन किया गया है और पुणे और नागपुर में संयंत्र में निर्मित किया गया है। CPCB 4+ की यह नई रेंज महिंद्रा पावरोल का नवीनतम
संयोजन है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित नवीनतम उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप है। ये जेनसेट तकनीकी रूप से उन्नत CRDI इंजन से सुसज्जित है। CPCB4+ मानदंडों का लक्ष्य नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन को 90% तक कम करना है। यह भविष्य के लिए तैयार तकनीक कम परिचालन लागत पर काम, उत्सर्जन और उच्च प्रदर्शन प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे ग्राहक केंद्रितता में मानक बढ़ जाएगा। महिंद्रा फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। इन सब बातों की जानकारी महिंद्रा पावरोल के ASM सुमित कुमार, आरती इंटरप्राइजेस के मयंक कुमार, महिंद्रा फाइनेंस के श्रीकांत उपाध्याय ने मीडिया को दी। हमारे शारदा डीजल जो हमारे OEM है, उनके तरफ से सम्मिलित रूप से इसको आज लॉन्च कर रहे हैं। एक्चुअली CPCB4 जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक न्यू नॉर्म्स आया है, जिसमें 1 जुलाई के बाद आप CPCB2 जो पहले जनरेटर आ रही थी, उस जनरेटर को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एमिशंस थे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। तो उसको हम लोगों ने रिड्यूस करने के लिए करीब 90% इमिशंस कम किया है, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन होता है, नॉक्स लेवल होता है, फिर हमारा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर्स हो गया। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस किया है 90% तक। उसके लिए स्पेशली हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट्स में हम लोगों ने डेवलपमेंट नया किया हुआ है, जो आप जिसको DOC बोल सकते हैं, SCR बोल सकते हैं, EGR लगाया हम लोगों ने। कंप्लीट इंजन जो पहले मैकेनिकल इंजन आती थी, अब वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इंजन हो चुकी है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन होने से क्या हो रहा है कि इसमें पूरा का पूरा कंबस्चन 100% हो रहा है, बहुत कम फ्यूल का वेस्टेज होगा, तो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होने के चांसेस बहुत अब मिनिमाइज हो गए। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजन में हाइड्रोकार्बन का बहुत 90% से हम लोग नीचे कर लेते हैं एमिशंस। तो इससे एक चीज़ है, ये जो सरकार ने कदम उठाया CPCB4 की तरफ, ये काफ़ी अच्छा कदम है, और इससे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा यहाँ का जो एयर पोल्यूशन जो है वो इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आप ये बोल सकते हो कि आज की डेट में जैसे दिल्ली का जो वातावरण है, उसमें जो अशुद्धिकरण है, वो अगर हमारे जनरेटर के सामने खड़े हो जाए तो उससे कहीं ज़्यादा आप शुद्ध हवा आप ले सकते हैं अपने शरीर के अंदर, जो कि आपके लिए ही नहीं, आपके आने वाले वंश के लिए या हमारे वंशजों के लिए भी, आने वाले वंशजों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक बहुत अच्छा पहल है, और इस DG का अब हम लोगों ने आज अभी नीचे भी चल करके हम लोग उद्घाटन करेंगे उसका, और इसके बाद ये इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। CPCB4 1 जुलाई से अब सबको मैंडेटरी है, हर एक कंपनी को बेचना है CPCB4 ही, और CPCB2 जो होगा वो अनऑथोराइज्ड वे में बेचना होगा, तो इसीलिए लोग नहीं बेचेंगे उसको, और CPCB4 ही बेचेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो जो चीज़ें आपको बताई, ये 10 kVA से लेकर के 320 kVA में ये उपलब्ध है। अभी शारदा डीजल जो अपने OEM हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी रांची के अंदर में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज का जो सम्मेलन है, ये जो आज बुलाया गया आप लोगों को, इसी चीज़ के लिए बुलाया गया। थैंक यू। प्रदूषण न के मात्रा में ये आपका जनरेटर? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रदूषण जो है, जैसे मैंने आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, 90% जो पहले पोल्यूशन जो होती थी उससे 90% रिड्यूस किया गया है। उसी के लिए ये सारी इक्विपमेंट्स लगी है। इससे कॉस्ट ज़रूर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, जो जनरेटर पहले मिलती थी उससे प्राइस बढ़ जाएगा, मगर उस प्राइस के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि कहीं भी हम स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये इसलिए एक बहुत बड़ा कदम बोला जा रहा है, और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो DG मार्केट में, डीजल जनरेटर मार्केट में। मार्केट में कितने में मिल जाएगा लोगों को? देखिए सर, मार्केट में ये जो अवेलेबल होगी, ये आप मान के चलो कि 5 लाख रुपए से लेकर के हमारे पास जो रेंज है उसके हिसाब से 55 लाख रुपए तक की DG आपके पास आएगी, क्योंकि 320 kVA वगैरह जो है उसका रेंज बहुत हाई जाएगा। तो अभी सारा प्राइसिंग आ गया है मार्केट में, तो ये ऐसा रहेगा कि जो हमारे कंपटीशन रहेंगे उनके करीब करीब हम लोग बराबर रहेंगे। आज जो ये लॉन्चिंग हुई है CPC4 इंजन की, ये आज से ही सेल के लिए उपलब्ध है हमारे मार्केट में, और हमारे कस्टमर को 10 kVA से 320 kVA तक का प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो आसानी से हम लोग डिलीवर देंगे। ये पोल्यूशन फ्री इंजन है, 90% तक पहले जो पोल्यूशन होता था उससे रिड्यूस किया गया है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, और हमारे मुजफ्फरपुर में काफ़ी पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन
को कम करने में काफ़ी सहायक होगा। कहाँ से अभी मुजफ्फरपुर में लोग अगर लेना चाहें तो कहाँ मुजफ्फरपुर में अगर चाहते हैं तो चक्कर चौक पे हमारा ये ऑफिस है, आरती इंटरप्राइजेज के नाम से है, वहाँ से ये सारी सुविधा उपलब्ध है। हम लोग इस इंजन को फाइनेंस भी करते हैं, महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा हम अपने कस्टमर को फाइनेंस की सुविधा भी देते हैं, इंस्टॉलमेंट की सुविधा देते हैं। संग्रहालय के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के रामचंद्र शाही संग्रहालय में 21 मई को चित्रांकन प्रतियोगिता और 22 मई को विरासत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर के विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 27 मई को संग्रहालय में पुरस्कार वितरण किया गया। इससे पहले संग्रहालय के सहायक संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर विमल तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय कुमार शाही के साथ शंभू मोहन प्रसाद, संजीव साहू, संगीता साहू ने प्रतियोगिता में शामिल वैष्णवी राज, प्रिया भारती, रोशनी कुमारी, नंदिनी शर्मा, मोहम्मद फरहान, नादरा प्रवीण, रानी कुमारी, अंबर कुमार, भावेश कुमार, तेजस्वी राज, आराध्या आर्या, अभिषेक कुमार एवं अक्षय कुमार को पुरस्कृत किया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और ज्ञानवर्धक पुस्तकें भेंट की गई। क्या कुछ कार्यक्रम है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस स्थानीय राजकीय रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर में 18 मई को मनाया गया। इस अवसर पर संग्रहालय में पुरावशेषों के प्रति, अतीत के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए क्विज प्रतियोगिता तथा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। इसके समापन समारोह पर बिहार विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर प्रोफेसर अजीत कुमार मुख्य अतिथि थे। संग्रहालय के डोनर मैं डॉक्टर विजय कुमार शाही भी उपस्थित रहा। अधिक से अधिक लोगों का जुड़ाव संग्रहालय से हो सके तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो सके। जो देश जितना समृद्ध है उस देश का संग्रहालय उतना ही समृद्ध है। दुख की बात है कि हमारे देश में समृद्ध संग्रहालय देखने को नहीं मिलते। नेशनल म्यूजियम दिल्ली, कलकत्ता म्यूजियम और कुछ गिने चुने संग्रहालय हैं। दुख जब होता है तब जब सुनता हूँ कि भारत की कलाकृतियाँ, भारत के पुरावशेष का स्मगल विदेशों में हो रहा है। इसका मतलब होता है कि हम में राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता का अभाव है। इसलिए हमें अपनी चीज़ों को, अतीत से जुड़ी हुई वस्तुओं को सहेज कर रखना है। 18 मई को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के समापन अवसर पर आज रामचंद्र शाही संग्रहालय में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले स्कूली छात्र छात्राओं के बीच में प्रमाण पत्र का वितरण हुआ और इसके साथ ही एक अवसर रहा जहां हम अपनी नई पीढ़ी को संग्रहालय के महत्व के बारे में समझा पावें। अगर भविष्य हमको अपना सुधारना है, अतीत से कुछ सबक लेनी है, तो वर्तमान में उन तमाम चीज़ों को जो हमारे वर्तमान के साथ साथ अतीत की यादों को ताज़ा रखते हैं, हमारी लोक परंपरा से जुड़े हुए चीज़ों के मानक रूप में हमारे समाज के बीच उपलब्ध हैं, उन सभी को सुरक्षित रखना, संग्रहित करना और आने वाली पीढ़ियों के बीच उनको विकास क्रम की गति समझाने के लिए एक उपयोगी टूल के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षा देना, ये एक मूल उद्देश्य रहा है। और मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरपुर स्थित रामचंद्र शाही संग्रहालय एक महत्वपूर्ण संस्था है जो अतीत से जुड़ी हुई चीज़ों के संग्रहण के लिए नए बच्चों में वर्तमान पीढ़ी को प्रोत्साहित करता है, उनको प्रेरणा देता है।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।